नॉलेज अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। क्या एलएलपी के केस में पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है? अगर आप टैक्स ऑडिटर हो तो क्या आपकी जिम्मेदारी है टू लुक एट द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है कि ओनली व्हेन इट्स अ कंपनी तभी आपको चेक करना है अकाउंट स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस। अगर वो कंपनी के अकाउंट्स है तब नोट्स एंड अकाउंट्स में होने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आइए आज हम देखते हैं फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉन कंपनी एंटिटीज को एप्लीकेबल है कि नहीं है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि अगर एप्लीकेबल है तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है और क्या एग्जेम्पशंस और रिस्ट्रिक्शंस है। थर्ड थिंग, अगर आप टैक्स ऑडिटर हो तो व्हाट इज योर ड्यूटी, नोट्स एंड अकाउंट्स में क्या होना चाहिए। अगर अकाउंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लायंस नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए। एंड लास्टली, जब नोट्स एंड अकाउंट्स को अपलोड करते हैं उस टाइम व्हाट यू एंश्योर दैट उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या है? हर एक लेवल को, हर एक एंटिटीज को लेवल 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया है। 31 मार्च 2021 को ICAI has issued an announcement where the criteria for classification of non-company entities is revised। तो उसका मतलब ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ICAI has issued a guidance note on tax audit and paragraph 10.9 of that guidance note is already saying that it is a duty of tax auditor to look at compliance of accounting standards। तो जो चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आर रिवाइज। पहले 3 लेवल थे, अब 4 लेवल्स है और मोरलेस उसको MSME की तरफ से किया गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो लेवल 1 जो है वो लार्ज साइज एंटिटीज है, लेवल 2 जो है वो मीडियम साइज, लेवल 3 इज अ स्मॉल साइज एंटिटीज एंड लेवल 4 इज अ माइक्रो। सो लेवल 4 इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटिटीज। लेवल 1 इज लार्ज। तो लार्ज जो नाम लिखा है मीन्स एनी एंटिटीज विच आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या अगर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और इंश्योरेंस एंटिटी है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है और बोरोइंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इज अ 50 करोड़ और मोर। अब यहां पे एक पॉइंट जो अपने नोट करना है कि जो टर्नओवर की लिमिट की बात की, बोरोइंग की बात करी, वो कौन से पीरियड का आपको देखना है। तो देखना है अगले साल का। तो आज 2020-21 का टैक्स ऑडिट हम कर रहे हैं, तो 2021 का टैक्स ऑडिट के लिए अपने को देखना है 1920। तो वो एंटिटी का 1920 में टर्नओवर कितना था। अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा था तो वो लार्ज है। अगर उसका टर्नओवर 200 करोड़ है बट बोरोइंग की आउटस्टैंडिंग लिमिट उसकी 50 करोड़ से ज्यादा है तो वो लेवल 1 है। तो यहां पे जो बात किया हमने ऑल दिस आर और, तो अगर कोई भी एंटिटी इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया में फॉल होती है देन इट इज कॉल्ड अ लेवल 1। तो लेवल 1 में जो बात की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्राइटेरिया है जिसको रिपीट किया है लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर, दैट इज टर्नओवर एंड सेकंड इज बोरोइंग। 250 करोड़ से ज्यादा है तो लेवल 1 है, बट अगर टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है तो वो है लेवल 2 एंटिटीज। और लेवल 3 में है 10 से 50 करोड़ के बीच में तो लेवल 3 एंटिटी है। बोरोइंग में हमने बात किया मोर देन 50 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, देन इट इज लेवल 1।
10 से 50 करोड़ के बीच में है तो लेवल 2, और 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है देन इट इज अ लेवल 3। अगर कोई होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ द अबव इज कवर्ड then the higher of the level is applicable. So that is point number 4. Now here क्या हुआ कि any of this criteria fulfill, तो जो हायर लेवल है वो एप्लीकेबल होगा। अगर उसका टर्नओवर 300 करोड़ है, बोरोइंग उसका है 20 करोड़, तो बोरोइंग इज एज पर लेवल 2, टर्नओवर इज एज पर लेवल 1, सो लेवल 1 इज एप्लीकेबल। एंड लास्टली इट्स अ रेसिडुअल, दैट इज अ लेवल 4। जो भी एंटिटी लेवल 1, 2, 3 में फॉल नहीं होती है तो दे आर कॉल्ड लेवल 4 माइक्रो एंटिटीज। Objective was to see that the accounting standards all cannot be applicable to every entity. So let us provide some kind of exemptions, relaxations, or the applicability issues. So that is the reason why the non-company entities are classified into these levels. So what is our role? First, we need to identify the list of clients where we are engaged for the audit. And if these are a non-company, this non-company clients or entities are required to divide into these levels 1, 2, 3, 4. So now we are aware that our entities or auditees are under which level. So next question is that which accounting standards are applicable to them. अगर वो लेवल 1 है तो क्या, अगर वो लेवल 3 है तो क्या, लेवल 4 है तो क्या, if level 2 is then what. First thing, अगर वो लेवल 1 एंटिटी है, that means a large size, उस केस में one has to comply in full with all accounting standards. कोई exemption नहीं है, कोई relaxation नहीं है, आपको accounting standards पूरा comply करना पड़ेगा. There is no exemption, there is no relaxation. And when I say comply in full, that means everything including disclosures requirements are also required to be complied with it. अगर हम बात करते हैं कि अगर वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है, तो ये जो चार्ट है वो समराइज करता है कि कौन से अकाउंट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है और कहां पे एग्जम्पशंस है। देखते हैं AS1 से लेके AS10 के अंदर, तो एक AS3 जो है दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल टू लेवल 2, 3 एंड 4। अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो लेवल 3 में क्या बात किया हमने ने, लेवल 3 मींस व्हाट, जहां पे टर्नओवर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 से 50 के बीच में है तो लेवल 3 है। तो जहां जहां हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं मींस 44AB के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो एटलीस्ट दे आर लेवल 3 और इट कैन बी लेवल 2 और इट कैन बी लेवल 1, बट इट कैन नॉट बी बिलो लेवल 3। तो उस केस में ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम बात कर रहे हैं आपको एप्लीकेबल है। आई यू टू लुक एट द कंप्लायंस thereof as a tax auditor. So AS1 disclosure of accounting policy is compulsory. नोट्स ऑन अकाउंट्स में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो होनी चाहिए। AS2 वैल्यूएशन इन्वेंटरीज कंपल्सरी। AS4, 5, 7, 9, 10 all are applicable. Whenever I mention is DE is disclosure exemptions. So accounting standard is applicable. However, there is exemptions from providing disclosures. So this is as far as AS1 to 10 is concerned. Now let us look at the next part is AS11 to 20. AS11 to 20 में आप देखोगे तो AS12, AS11, AS13, AS14, 16, 19, they are applicable to level 2, 3 and 4. There are few exemptions for level 4 entities for accounting for amalgamations. For employee benefit, please ensure that this is something which is a cause of concern. There is no exemptions as far as accounting or recognition is concerned for employee benefits. There are few relaxations based on number of employees. अगर number of employees less than 50 है तो वहां पे रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअल रिलेशंस नहीं करना है,
अगर मोर देन 50 एम्प्लॉइज है तो अलग से है. सो एस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ग्रेजुएटी लायबिलिटी, लीव एनकेशमेंट, उसका जो लायबिलिटी आपको रिकॉग्नाइज करना है इवन फॉर नॉन कंपनी एंटिटीज there is no exemptions. Relaxation is provided based on number of employees. And 17 segment reporting is not applicable. AS 18 red party transaction is not applicable except level 1, level 2, and EPS is not applicable. Rest AS 11 foreign exchange is applicable. Please ensure closing exchange rate, translation of monetary items are required to be translated at the closing exchange rate. As far as AS11 is concerned, under level 2, level 3, and level 4 also, there are only exemption is for a disclosure requirements. Let us look at next important part, that is AS21 to 29. उसमें सबसे important जो है that is AS22, accounting for taxes on income. और सब उसको जानते हैं particularly as a deferred tax standard. Now just look at the level 3. For level 3 where turnover is more than 10 crore, it is still applicable. So accounting for income taxes, deferred tax is applicable even for non-company entities for level 3 entities at level 2. So आपको ये देखना है कि अकाउंट्स में डिफर्ड टैक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई होना चाहिए, एंड जो रिस्पेक्टेड डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट जो है वो भी स्टैंडर्ड्स में जो लिखा है एज पर दैट स्टैंडर्ड्स नोट्स और अकाउंट्स में वो होना चाहिए. जहां एनएस्टिक लिखा हुआ है काफी जगह पे, जैसे AS21 की बात की अपने ने, देन एसोसिएट्स, देन इंटरम रिपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर्स. तो एनएस्टिक का मतलब ऐसा है कि जनरली नॉन कंपनी एंटिटीज में सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इंटरम रिपोर्टिंग होता नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एप्लीकेबल. However, in case if they are having this kind of transactions, then these standards are applicable. अब बात करते हैं हम AS28 impairment of assets, AS29 is a provisions contingent liability, 26 intangible assets, they are applicable with certain exemptions for disclosure for 28 and 29. सो ये जो ओवरऑल चार्ट हुआ, तो फर्स्ट हमने जो देखा वो था कि वी नीड टू डिवाइड अवर क्लाइंट्स इनटू द लेवल 1 2 3 4. सेकंड थिंग, नीड टू आइडेंटिफाई कौन से स्टैंडर्ड्स कौन से क्लाइंट में एप्लीकेबल है. अकॉर्डिंगली द नोट्स ऑन अकाउंट शुड बी appropriately drafted. The compliance of accounting standards should be done as per that. So let us look at the number of accounting standards which are applicable to levels. लेवल 1 जो लार्ज है वहां पे बेसिकली कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, पूरे ऑल 27 स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल. लेवल 2 दैट इज वो मीडियम, जहां पे आपको 16 स्टैंडर्ड्स है वो पूरे एप्लीकेबल है. 3 स्टैंडर्ड्स जो है उसमें एप्लीकेबल है बट डिस्क्लोजर एग्जेम्पशंस है. AS 15 इज डेफिनेटली एप्लीकेबल. सो 16 प्लस 3 प्लस 1 20 स्टैंडर्ड्स आर फुली एप्लीकेबल अगर आप लेवल 2 हो. लेवल 3 टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा इन द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, तो 12 स्टैंडर्ड्स पूरे एप्लीकेबल है. 5 स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है जिसमें डिस्क्लोजर एग्जेम्पशंस है, एंड जो 1 स्टैंडर्ड है वहां पे आपको AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो भी एप्लीकेबल है, बट देयर आर फ्यू रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इफ दे आर लोअर देन 50. सो 12 प्लस 5 प्लस 1 18 accounting standards are applicable even though it is a more than 10 crore tax audit clients, and then there are few restrictions for level 4 entities. अब हम बात करते हैं the few critical issues which we need to understand as a tax auditor. अगर आप टैक्स ऑडिटर हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? फर्स्ट थिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. So wherever management prepares financial statements, उस टाइम मैनेजमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. नोट्स ऑन अकाउंट्स इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. तो नोट्स ऑन अकाउंट्स में जो भी डिस्क्लोजर देने हैं वो भी मैनेजमेंट को देने हैं. तो ड्यूटी हमारी क्या है
Whenever we say it's a true and fair or true and correct, it's only when the accounts are prepared in compliance with accounting standards. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो उनको कंप्लाई करने हैं उसको कंप्लायंस नहीं किया है, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ टैक्स ऑडिटर टू पॉइंट आउट इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. फॉर्म 3CB क्लॉज 3 एंड क्लॉज 5 जहां पे ऑब्जर्वेशंस, रिजर्वेशंस, कमेंट्स देनी है, वहां पे wherever we feel it is a material non compliance, in that case it is our duty के अपने को वो वहां पे लिखना है. क्लॉज 3 और क्लॉज 5 में अपनी ऑब्जर्वेशन, रिजर्वेशन, कमेंट्स अबाउट मटेरियल नॉन कंप्लायंस लिखनी है. नोट्स ऑन अकाउंट्स में क्या होना चाहिए? अगर आप लेवल 3 हो और आपने काफी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एग्जाम्पशन जो दिए हैं उसको लिए हैं, तो नोट्स ऑन अकाउंट शुड क्लियरली मेंशन कि यू आर अ पार्ट ऑफ एमएसएमई, आप लेवल 3 में हो और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एग्जाम्पशंस, रिस्ट्रिक्शंस जो दिए हैं वो आपने लिए हैं. So your notes on account should be appropriately clear with respect to the compliance of AS. Second thing, AS1 significant accounting policy is mandatory. तो वो सब अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, प्लस हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कंपलसरी है एज पर द लेवल एप्लीकेबल टू नॉन कंपनी एंटिटीज, वो सब डिस्क्लोजर वहां पे होना चाहिए. अगर वहां पर डिस्क्लोजर नहीं है तो उस केस में इट इज अ ड्यूटी ऑन टैक्स ऑडिटर to look at the giving observations या reservations or comments in form 3CB. So this is something which is critical, very important, and as a tax auditor it is a duty to look at the compliance thereof, and let us ensure that that adequate and appropriate disclosure is made in a tax audit report which is required. If you have any suggestions, if you have any questions, query, please be in touch with me and write a comment. If you want any specific topics to be covered, I'll be more than happy, which will be useful to you. Thank you so much.